स्क्रीन और ऑडियो सब क्लियर है? स्टार्ट करूं मैं क्लास? यस मैम। चलिए ठीक, देखिए, क्योंकि आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ रखा है, थोड़ा सा अगर मैं रिकॉल कराऊं तो आपको ये पता है कि अगर एक छोटे से भी सेल को आप देखना स्टार्ट करते हैं, अगर इतना छोटा सा सेल आप देख रहे हैं, तो इस सेल की आइडेंटिटी क्या है? इसकी जो आउटर बाउंड्री है वही इसकी आइडेंटिटी है। बाउंड्री को अगर मैं यहाँ से रब कर देती हूँ, आइडेंटिटी इसकी लॉस्ट हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से जैसे आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं अभी और जिस भी रूम में बैठे हुए हैं, तो उसकी आइडेंटिटी किससे है? उसके वॉल्स से है। अगर आप उसको हटा देंगे, उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। पहली बात तो ये है कि सेल का जो यहाँ पे जो भी पहचान है वो किसकी वजह से? मेम्ब्रेन की वजह से। दूसरी चीज ये है, अगर किसी चीज को बाहर से अंदर जाना हो, फर्स्ट थिंग, और अगर किसी चीज को अंदर से बाहर जाना, दोनों कंडीशन में हेल्प कौन करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ना तो हमने ये बोला कि इट्स कंप्लीटली परमिएबल, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर तो वो ऐसे खुले गेट की तरह हो जाएगा, जिसको जब मर्जी वो आ रहा है। मैंने ऐसा भी नहीं बोला कि ये क्या है, ये कंप्लीटली परमिएबल है। मैंने ऐसा भी नहीं बोला कि कंप्लीटली इम्परवियस है या इम्परमिएबल है, ऐसा भी नहीं बोला मैंने। अगर वो इम्परमिएबल हो जाएगा तो जिन चीजों की रिक्वायरमेंट्स वो सेल नहीं ले पाएगा, बाहर से अंदर ना, अंदर से जो चाइनिंग का काम करेगा उसको ये बाहर ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। सवाल ये उठता है कि फिर ये मेम्ब्रेन करे तो करेगा। तो हमने बोला है सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या बोला है? सिलेक्टिवली परमिएबल बोला है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन से अगर आपको किसी चीज को ट्रांसपोर्ट कराना है तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक आपके पास सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या है? ये सही में सिंपल से सिंपलेस्ट है। मतलब डिफ्यूजन जब किसी बच्चे को बोलना होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, आपने अगर रूम में उसके एक कॉर्नर में अगर सेंट की बॉटल स्प्रे करी तो ऑटोमेटिकली, हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तुरंत जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो पूरे रूम में वहां से स्प्रेड हो जाती है। अब रीजन क्या हुआ उसका? तो कई लोग बोलते हैं कि इसको इतना ज्यादा डिसिप्लिन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिफ्यूजन को सीधा बोल दो इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो बात भी सही है, ठीक है, एक्चुअली वही होता भी है। तो सिंपल डिफ्यूजन में अब यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अभी जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, मतलब फ्लूइड मोजाइक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो खैर पढ़ ही रहे हैं, तो आपने एक चीज नोटिस करी थी कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन्स हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन भी है, या फिर अगर ऐसे प्रोटीन्स हैं जो क्या करेंगे, बिल्कुल पेरीफेरी पर ही स्टिक होके रहेंगे, तो पेरीफेरल प्रोटीन्स भी हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब आप इतने तरह का ये पढ़ रहे हैं प्रोटीन, तो जरूर इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से हम लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे सीखने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स जो है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अवेलेबल हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जब हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप और बहुत सारे तरीके हैं। अब अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, ये अगर इसको देखिए ध्यान से, ये एक यूनिट है, ये नेक्स्ट यूनिट है, ये नेक्स्ट यूनिट है। बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि हेड और टेल है फॉस्फोलिपिड का एक यूनिट के बारे में हम बात करें। लेकिन अगर हम यहाँ पे किसी ऐसे बिगर मॉलिक्यूल को हम सोचे कि ये क्रॉस कर जाए इससे, दैट्स इम्पॉसिबल। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पैसेज बनाना पड़ेगा। जब पैसेज बनाना पड़ेगा तो ये क्या करेगा, इससे यहाँ से जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, इसने पैसेज प्रोवाइड करा। लेकिन अब इसको अगर जाना है, रास्ता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है, प्रॉब्लम ये है कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के
अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब जो आप शुरू से अभी तक पढ़ रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ऐसा अब कुछ भी नहीं होने वाला है। अब हम लोग जो ये लास्ट केस मैं आपको बता रही हूँ, इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो उस केस में और उस कंडीशन में क्या होगा, जब आपको लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन करना है, तो आपको एटीपी की जरूरत होगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। और जब आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, तो जैसे ही लगा एटीपी, वैसे ही हो जाएगा एक्टिव। एटीपी लगा नहीं कि आपको क्या करना है, वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम दे देना है। ठीक है, तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग ये क्या है, आपके पास टेबल अवेलेबल है जो आप अभी देख रहे थे, इस टेबल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन में तो खैर कहीं पे कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, प्लस दूसरी चीज ये है, बिल्कुल जो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये उनके लिए है। जो सेल को रिक्वायर्ड होगा तो ये उससे डिफ्यूज करा लेगा, बस इतनी सी बात है। तो सिंपल डिफ्यूजन के बारे में अगर कोई आपसे पूछे, ये बहुत अच्छा टेबल है, आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है, और इसमें 3 पेज का स्टेटमेंट आपका भरा पड़ा है। सबसे अच्छी खासियत है इस टेबल की। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या इसको स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है क्या सिंपल डिफ्यूजन को, नहीं, अभी अभी तो आपने देखा इसको नहीं चाहिए। कई बच्चों को लगता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर होगा, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये क्या करेगा, यहीं से ट्रांसपोर्ट करा देगा, ये जो है ना, इसी को हम यहाँ से इन करा के अंदर भेज देंगे। नहीं, इसको भी क्या चाहिए, इसको भी प्रोटीन्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है, एक तो साइज भी बिगड़ है, और दूसरी बात ये है कि ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहता है। इसका एग्जाम्पल भी मैं बता रही हूँ आपको, कई बार मैंने बता रखा है हालांकि आपको। तो ये दिक्कत है इसके साथ, तो इसको क्या करना है यहाँ पे, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसको भी मेम्ब्रेन की जरूरत है, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है इसको भी मेम्ब्रेन की जरूरत है। बच्चों का एक दूसरा क्वेश्चन, बच्चे कहते हैं कि मैम जब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो हम यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं कि इसको मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो भाई मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होगा तो आप इसको ट्रांसपोर्ट करा भी नहीं सकते। बस अगर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच में से भी अगर कल को जाके कोई आपको डिफरेंशिएट करने को बोल दे, तो एक छोटी सी बात याद रखेंगे, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें एटीपी हेल्प करेगा, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में एटीपी हेल्प नहीं करेगा। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा, उल्टा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हाईली सिलेक्टिव के बारे में बात करें, डिफ्यूजन को क्या रिक्वायरमेंट है सिलेक्टिव होने की। अभी अभी जैसे मैंने आपको सेंट बॉटल का एग्जांपल दिया, कोई जरूरत नहीं है उसको सिलेक्टिव होने की, जहां मन वहां जाएगा, है ना। तो एक यहाँ पे भी नो बोलेंगे हम। ठीक है, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें, भाई सिलेक्टिव है, हर चीज को थोड़ी जाने देगा। अब इतनी तैयारी हो रही है, पैसेज तैयार किया जा रहा है उस चीज के लिए जिस चीज की जरूरत है सेल को, बस उसके लिए यहाँ पे तैयार किया जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, भाई ये तो सुपर हाईली सिलेक्टिव है, इतना ज्यादा हाईली सिलेक्टिव है कि ये लोअर टू हायर बुला रहा है खुद का एटीपी लगा के, है ना। फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है ये क्या है। तो ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स के बारे में अगर हम बात करें, इसका साफ सीधा सा बोलने का मतलब है कि क्या जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, इसका इस पे कुछ फर्क पड़ना है या नहीं पड़ना है, तो बिल्कुल पड़ना है। डिफ्यूजन को कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा हिसाब किताब है इसमें। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को मतलब है, भले ही हम डेफिनेशन में बोले फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को मतलब है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बाय यूज ऑफ एटीपी, लेकिन है तो भले ही हम लोअर टू हायर कर रहे हैं। अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, जब हम अपहिल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए ये जो है ना, ये अब कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने का काम कर रहा है। अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू, जबरदस्ती पुश करके लोअर टू हायर की तरफ भेजना। तो ये सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होगा, फैसिलिटेटेड में अब नहीं होगा, ये उतना नहीं कर सकता। और सिंपल डिफ्यूजन जो है इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, ये बोलेगा मुझे क्या पड़ी है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है तो मुझे नहीं जाना। ठीक है, और एटीपी के बारे में बात करें तो मैं तब से उतने देर से मैं यही बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एटीपी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ molecules or ions, but from lower concentration to higher concentration.
अब ये टेबल समझ आया सबको? ये टेबल समझ आया सबको? तो ये मैम। आपने ना एक, हाँ, किसी कुछ पूछना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, required special membrane और प्रोटीन और हाईली सिलेक्टिव वाला एक बार क्लियर कर दीजिए, मेरा नेटवर्क छूट गया, ये दोनों वाला। वॉइस कट कट क्या आ रही है? एक बार अगर किसी बच्चे को सुनाई गया तो उधर से कन्वे करेंगे। मेरे पास ना बिल्कुल ऐसे कट कट के वॉइस आ रही है। बोलेंगे उधर से कोई भी? हेलो मैम। हाँ, आ रही है, बोलिए। हाँ, यस मैम, मैंने कहा कि रिक्वायर्ड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और हाईली सिलेक्टिव वो वाला एक बार मुझे बता दीजिए फिर से, मेरा नेटवर्क टूट गया था। देखिए, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलने का मतलब ये है कि मेम्ब्रेन के बीच में जो ये प्रोटीन इंटीग्रेटेड है, ये चाहिए या नहीं चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो डिफ्यूजन को, इसको तो मेम्ब्रेन से ही कोई मतलब नहीं है, तो इसकी तो स्टोरी ओवर कर दीजिए, बचा ये दोनों। तो इन दोनों को स्पेशल प्रोटीन मतलब पैसेज, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पैसेज। क्या आप इसको पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? आपने इसमें फैसिलिटेटेड लगा रखा है, आप इसको स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो इसको भी चाहिए होगा, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को तो चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। और हाईली सिलेक्टिव बोलने का मतलब है सेल वहां पे सिलेक्ट करेगा मुझे किस चीज को लेना है और मुझे किस चीज को नहीं लेना है, समझ गए। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेचारा तो इतना सुपर सिलेक्टिव है कि आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम रेगुलेट होगा। तो आपके नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन में एक चीज आप सीखेंगे कि वहां पे सोडियम पोटेशियम का जो पंप चलेगा, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम का पंप जब चलता है तो उसमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है। वो कैसे चलता है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो चलने का काम करेगा। जब आप पढ़ेंगे ना न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में स्पेशल आपको अलग से सीखना पड़ेगा कि कैसे कितने मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर टू हायर जाएंगे, कितना बाहर से अंदर जाएगा, कितना अंदर से बाहर जाएगा। बस यही चीज जो है वो आपको पूरे नर्वस सिस्टम में पढ़ाई करनी है। लेकिन हाँ, ये तो खैर मानी हुई बात है कि जब भी होगा तो कैसे होगा, फ्रॉम लोअर टू हायर होगा। किधर होगा? फ्रॉम लोअर टू। तो इसके बारे में हम लोग बोलते हैं कि ये तो सिलेक्टिव भी नहीं, ये तो सुपर सिलेक्टिव हो गया। कौन? जब हम अपने नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे ये है, ये पता है क्या है आपका? ये आप जो न्यूरॉन का डायग्राम देखते हैं ना, आपके न्यूरॉन के डायग्राम में उसका जो एक्सोन होता है, याद आया? आपके न्यूरॉन के डायग्राम में उसका जो एक्सोन होता है ना, हम लोग यहाँ पे एक्सोन की बात कर रहे हैं, इधर नर्व एंडिंग्स होंगे। यस मैम। तो यहाँ पे ना मैं आपको Yes, बताऊंगी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ, देखिए हर जगह एटीपी जाएगा। बिना एटीपी के एटीपी नहीं, तो आप देखेंगे जब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती तो दिमाग भी नहीं काम करता आपका। उसका रीजन क्या है? ये सोडियम और पोटेशियम की, इस पे मैंने एक और एक्सप्लेनेशन करा था। एक और मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। मैंने ये बताया था कि फास्टिंग वगैरह के टाइम में अगर आपके घर में कोई भी मेल फीमेल कोई भी, आपने कभी खुद ही अगर नवरात्रि या XYZ किसी भी चीज की फास्टिंग करी हो, और अगर आपने सोडियम के कंजम्पशन को, मतलब नमक जो है, सॉल्ट दैट इज NaCl, अगर आपने उसके कंजम्पशन को कट ऑफ करा हो अपने डाइट से, तो आप देखिएगा उस टाइम आपका मूड, या घर में जिन्होंने भी करा हो उनका मूड जो है वो चिड़चिड़ा रहेगा। छोटी सी बात बोलेंगे तो उनका मन करेगा जो हाथ में आया वही उठा के दे मारे, ठीक है। रीजन ये है कि आपने वहां पे डिस्टर्ब कर दिया अपने नर्वस रेगुलेशन को। और सोडियम पोटेशियम पंप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ योर nervous system, but with the help of ATP. Why? Because these transportation occurs only with the help of ATP and against the concentration gradient. मतलब हम यहाँ पे लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेजेंगे। तो जिसकी वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि ये तो इतना सिलेक्टिव है, इतना सिलेक्टिव है, ये बोलेगा भाई मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए, तो आएगा वहां से एटीपी एनर्जी लगाने के लिए। अब आया समझ में? ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ आपकी बुक में, ये जो है ना मैं नोट करवा रही हूँ अभी आपको। ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है बेस्ट एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है पूरी दुनिया में, समझ गए। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। आप समझ आया सबको? और कोई डाउट? नो मैम, नो डाउट मैम। नो मैम, नो डाउट। चलिए,
तो ये जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और टाइम निकाल के बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही ये टेबल बिना देखे हुए बना लेंगे। बस इधर वाले पॉइंट्स लिख लेंगे और यस नो क्या है नहीं है वो याद करके आप उसमें फिल कर लेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसके बेसिस पे कंक्लूजन क्या निकाला, आपने बोला अच्छा ये जो हमें ट्रांसपोर्टेशन कराना है, तो अगर आपको एटीपी लगाना हुआ तो एटीपी लगाने के लिए सिर्फ वन एंड ओनली कॉपीराइटेड ट्रांसपोर्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको छोड़ के और कोई दूसरा है नहीं। बहुत सिंपल सी साधारण सी बात, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारा स्टेटमेंट एक बड़ा सा पैरा जो है आपके बुक में लिख रखा है, ठीक है। साफ साफ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक सबसे बड़ा काम जो है, और ये बैठा ही इसलिए है, आपको बोला जा रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा जो वर्क है वो इसको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए बैठा है। ये ट्रांसपोर्टेशन बंद कर देगा तो इसकी इंपॉर्टेंस जीरो हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको एक स्टेटमेंट इसके आधार पे बोला जा रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ना तो हम कंप्लीटली परमिएबल बोलेंगे ना हम सिलेक्ट, भाई अगर कंप्लीटली परमिएबल होता तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की पढ़ाई थोड़ी कर रहे होते, फिर क्या जरूरत है कि बोलता जाओ तुम अपनी मर्जी से जैसे जाना है, मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी है वहां पे, तब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे कि जब ट्रांसपोर्ट विदाउट एनी एफर्ट किया जाता है तो एक साथ मिला के जो सिंपल डिफ्यूजन वाला जो केस है हम उसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। क्या क्या हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। मतलब ये है कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वहां पे चला जाएगा, इसी को दूसरी भाषा में पैसिव, ठीक है। और जब ऑस्मोसिस में क्या आ जाएगा आपका, वहां पे मेम्ब्रेन आ जाएगा बीच में। और दूसरी बात ये है कि जब कोई चीज इसमें से क्रॉस नहीं कर सकता, जब आपको फ्रॉम लोअर टू द हायर कंसंट्रेशन कराना है, such a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized and is called active transport. For example, sodium and potassium pump. सेल मेम्ब्रेन की आखिरी लाइन होगी, चेक कर लीजिए आप इसको, अभी अभी जो आपने समझा है सेल मेम्ब्रेन जब आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो ये उसकी लास्ट लाइन है जो अभी भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये टेबल जो है ये हाँ अपने आप में सब कुछ क्लियर करने का काम कर रहा है। तो आप सिर्फ एक, बाकी दो चीजें तो वहीं पे क्लियर है, उसमें तो खैर कहीं पे कोई क्वेरी दिक्कत है नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि कैसे आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, क्यों हो रही है, कहाँ हो रही है। तो बस आप इसका एक एग्जाम्पल लिख लेंगे, किसका, ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। उसके बाद हम लोग लिखने के बाद जब आप इसको चेक करेंगे पूरे सेल मेम्ब्रेन को, कहीं भी कोई भी डाउट आपको नहीं होगा मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशली, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सबसे पहली बात क्या सीखा आपने, तो वन एंड ओनली दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्स एटीपी। सबसे पहली बात मस्ट है तो मस्ट है, चाहिए तो चाहिए, एटीपी चाहिए इसको, क्यों, क्योंकि आपके नर्वस रेगुलेशन के लिए सोडियम पोटेशियम चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो आज के बाद से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि अपने डाइट में से आप सॉल्ट को मिस करने का काम करेंगे, ठीक है। आपको सोडियम चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपको कोई ऐसा सोर्स लेना पड़ेगा जो आपकी बॉडी को सोडियम प्रोवाइड करे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। एक दूसरी बात, जैसी एटीपी चाहिए तो ये अपने आप क्लियर करा, आपको इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद बेचारा बता रहा है एटीपी क्यों चाहिए, क्योंकि फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो रहा है। अब ना ये पॉइंट खुद अगला पॉइंट बता रहा है, क्या बोलने का मतलब है, आप लोअर टू हायर बोल रहे हैं, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लिख सकते हैं हम लोग, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ जा रहा है। कह रहा है कि हाँ लोअर टू हायर जाएगा तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हर जगह हम ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हैं। क्या मतलब है इसका, ग्रेडियंट का, अब ये जो है ना अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये खुद बता रहा है कि तुम मुझे बोलो अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि कम से ज्यादा की तरफ भेजना, ठीक है। अब जैसे
आप एक व्हीकल देख रहे हैं, कोई ट्रक है और उसने बहुत हैवी जो है वो सामान लोड करके रखा हुआ है। अब इस उसके पास ना वो एक फ्लाईओवर पे चढ़ने जा रहा है। तो ऐसे फ्लाईओवर पे चढ़ने जा रहा है जो कि बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ क्या है, वो चढ़ाई पे है। तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना चढ़ने में, या वो तो खैर चलिए ऐसे चला रहा है। अगर हम किसी ऐसे के बारे में बात करें जो कि जैसे रिक्शा वाला चल रहा है, ठीक है, उस बेचारे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वहां पे ऊपर जाने के लिए। दैट इज अपहिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हाँ, मैंने ग्रेडियंट का मतलब पूछा था, क्या मतलब है? फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, बायो में भी आता है, और जब जब साइंस पढ़ेंगे वहां वहां पे आएगा। मैम स्लोप। क्या चीज का स्लोप? किस चीज का? मैम अपवर्ड या डाउनवर्ड का स्लोप। देखिए, स्लोप नहीं, ग्रेडियंट होना सिंपल सी बात है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पहले मैं ये स्टेटमेंट कंप्लीट कर देती हूँ। Na प्लस और K प्लस पंप फॉर रेगुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। फिजिक्स में आप पढ़ रहे थे पोटेंशियल ग्रेडियंट, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बायो में पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये ग्रेडियंट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। जब कभी भी ग्रेडियंट की बारी आएगी ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हर जगह ऐसे ऐसे केसेस में आपको सुनने को मिल रहा है। जब कभी भी आज की बात से ग्रेडियंट सुनने को मिले ना, तो हमेशा एक बात याद रखें कि यहाँ पे ना हमें दो चीजों को कंपेयर करके देखना है, नोटिस करके देखिए। जब इवन आप फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट का मूव करना ही क्यों ना देखें, चाहे आप कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की आप पढ़ाई कर रहे होंगे, जो आप इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पढ़ते हैं, वहां भी आप ग्रेडियंट टर्म का यूज करते हैं। जिस दिन ग्रेडियंट बंद हो गया ना, तो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, सोच के देखिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं? ग्रेडियंट टर्म, मतलब लोअर टू हायर, हायर टू लोअर। भाई कुछ है ही नहीं, बराबर है, इक्विलिब्रियम है, फिर काय का ग्रेडियंट? फिर क्यों बोलेंगे हम ग्रेडियंट? तो जब कभी भी आज के बाद से आपको ये ग्रेडियंट टर्म सुनने को मिले, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा, ये ग्रेडियंट का मतलब है कि वहां पे, लेकिन दो चीजें होंगी वहां पे, तीन नहीं। अब मैंने ये टेबल बना दिया, अब टेबल बना दिया तो मैं थोड़ी बोलूंगी सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ग्रेडियंट नहीं। ग्रेडियंट टर्म जब यूज होता है, दो चीजें ही कंपेयर करी जाती है, कोई भी दो चीज। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट बोल रहे हैं, अगर हमने बोला अगेंस्ट द प्रेशर ग्रेडियंट, तो आप मतलब समझ जाएंगे अच्छा, लो प्रेशर से हायर प्रेशर की तरफ, है ना। तो जब भी अगर बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, अब जब कभी बोला जाएगा समझ जाएंगे, मतलब इसका समझ आया, क्लियर यस है? मैम। है ना? चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई डाउट नहीं किसी को? नो मैम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम चैप्टर ये स्टार्ट किया था, तब भी मैंने एक्सप्लेन किया था, अभी भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, और इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे, और ये सारे बच्चों को याद भी होगा बस। क्योंकि यहाँ पे पढ़ना है, तो एक जगह बस हम लोग इसको समराइज करके लिख लेंगे, ठीक है। देखिए, जब कभी भी बारी आती है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, तो मैंने पूछा भी था उस वक्त कि सिस्टम का क्या मतलब है, तो आप लोगों ने वन बाय वन करके बहुत सारे आंसर करे थे। फिर मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर हम सिस्टम की बात करें, तो सिस्टम बोलने का मतलब है उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। बोलने का ये मतलब हुआ कि जैसे बारे में बात करते हैं, ये आपको यहाँ पे सेल नजर आ रहा है।
अब इस सेल में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनेल्स अवेलेबल हैं जिनका काम एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा इंटरलिंक्ड है कि अगर उसमें से एक को आपने खींच दिया तो दूसरे का काम नहीं चलेगा। जैसे जो आपके पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which contains ribosomes on its surface, while another is smooth endoplasmic reticulum in which ribosomes are absent. तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर रफ हुआ तो प्रोटीन बनाएगा, काम समझेंगे ध्यान से। वापस अभी मैं एसईआर और आरईआर इसके बाद वाला ऑर्गेनल में लिखने जा रही हूँ, क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला हिस्सा, पहला पार्ट जो है वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसको तो पढ़ना ही है अभी आपको वैसे भी। तो क्योंकि आरईआर राइबोसोम कैरी करेगा तो आपको पता है प्रोटीन बनाएगा, बचपन से जानते हैं आप। बच्चों को ना सेल में 3 ही क्वेश्चन आता है सेल चैप्टर में। अगर बच्चों को बिठा के पूछा जाए, टेस्ट लिया जाए, तो पावर हाउस ऑफ द सेल एक सुर में बच्चे बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। फिर पूछा जाएगा मॉनिटर ऑफ द सेल तो न्यूक्लियस, और फिर पूछा था प्रोटीन कौन बनाता है तो राइबोसोम। ये 3 क्वेश्चन हर बच्चे को आता है सेल में, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर राइबोसोम हुआ तो प्रोटीन बनाएगा, और बट अगर एसईआर हुआ तो ये लिपिड्स बनाएगा। क्या बनाएगा? लिपिड्स बनाएगा। फिर जैसे ही ये प्रोटीन बना है और ये लिपिड बना है, तो अब इसको ना प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है, इसको पैकेजिंग की, प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है। तो यहां से पैकेजिंग प्रोसेसिंग कराने जाएगा ये गोल्जी अपरेटस के पास। अब ये जो गोल्जी अपरेटस है, इसके ही प्रोसेसिंग के टाइम में ये जो छोटे छोटे वेसिकल यहाँ से बना बना के निकाल रहा है, ये बाहर दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, इसी में से एक क्या हो गया, फ्यूचर में जाके लाइसोसोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लाइसोसोम, जिसको आपने पढ़ा सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और एक फिर आपका क्या बच गया, जैसे यहाँ पे देखिए ये वैक्यूल है। तो इसी में से जो सेल के सारे जो वेस्ट है, जो इंटीग्रेशन वाली चीजें हैं, उसको ये अपने अंदर कैरी करने का काम करता है, तो वो वैक्यूल है आपका। तो 4 जो है ये पार्ट्स हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। बोलने का ये मतलब हुआ कि द ऑर्गेनेल्स which are coordinated with each other, या फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, द फंक्शंस ऑफ ER, Golgi complex, lysosomes and vacuoles are completely interrelated with each other. So they are the parts of endomembrane system, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये किसके पार्ट है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। एक बार मैंने और एक्सप्लेन किया था, ये मैं सेकेंड टाइम एक्सप्लेन कर रही हूँ। और अगर आपको याद नहीं है तो ये पेज देखिए, मैंने एक जगह लिखा था, ये रहा, वहां मैंने नोट करके बताया था क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी। ये देखिए ये वाला, याद आया? यस मैम। तो ये आपकी क्या है, पार्ट्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि थोड़ली 1 बाय 1 करके स्टार्ट कर रहे हैं और सबको एक एक करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो करना तो पड़ेगा। तो ये रहा आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो भी हम फिलहाल इस पेज पे कर रहे हैं। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। डन मैम। चलिए, मैंने एक स्टेटमेंट नहीं लिखा है यहाँ पे, आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। द वर्क ऑफ या द फंक्शंस ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनल्स आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर, लिख सकते हैं आप, ठीक है। एक लाइन कंक्लूजन के तौर पे मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। Functions of these organelles are interrelated या coordinated with each other.
So referred as parts of endomembrane system. तो ज्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, नजर तो आ ही रहा है, दिख तो रहा ही होगा आपको, है ना। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये इंटरफेयर कर रहा है इसको। अब ठीक है। चलिए अब एक और ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। हो डन गया? मैम। अब आपको दिख रहा है ना, अब देखिए सीरीज कैसे चलेगा, आपको पता चल गया होगा। बोलने का ये मतलब है, पहले आपको मैं पढ़ाऊंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी बॉडी, उसके बाद लाइसोसोम, उसके बाद वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ लिया। सेल मेम्ब्रेन की पढ़ाई करने के बाद आपने फिर अगर प्लांट सेल था तो सेल वॉल भी आपने पढ़ लिया। फिर आप पार्ट्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे, तो यहाँ से RER, SER, गोल्जी अपरेटस, वेसिकल वेसिकल सब उसी में हो जाएगा, लाइसोसोम सब हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो बचेंगे ना मास्टर ऑर्गेनल्स, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अगर प्लांट्स की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट हो गया। फिर उसके बाद सबसे आखिरी में पढ़ाई करी जाती है जो मॉनिटर ऑफ द सेल, हेड ऑफ द सेल, गाइड ऑफ द सेल। रीजन क्या है, इसके साथ साथ क्रोमोसोम्स का भी डिस्क्रिप्शन जुड़ा हुआ है, और जो क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन्स को, फीचर्स को या ट्रेट्स को ट्रांसपोर्ट करने के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब आप ड्राइंग बनाते हैं तब आप ये वाली ड्राइंग बनाते हैं ना, ऐसा ऐसे ही बनाते हैं आप ड्राइंग नॉर्मली जो है प्लेन पेपर पे 2D में। लेकिन एक यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर आपको कोई चीज सीखनी है, किसी चीज के बारे में अगर आपको कंप्लीट नॉलेज लेनी है, तो पहले आपको ये तो पता हो उसका शेप क्या है, प्रेजेंट कहाँ होता है, किसके साथ एसोसिएटेड होता है और कैसे एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो जब आप ये डायग्राम बना रहे थे, छोटी क्लासेस से बच्चे यही डायग्राम बनाते हैं, और जब आप इसका डिस्क्रिप्शन सीख रहे थे सेल का, तो सेल को जब आप बनाते थे तो आप कैसे ड्रॉ करते थे,
आप ड्रॉ ऐसे करते थे कि ये न्यूक्लियस जो है इसका देखिए एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है, दिख रहा है सबको? यस और नो? नजर आ रहा है? दिख रहा है? न्यूक्लियस जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं आपको लिखवाऊंगी भी। इट कंटेन्स टू मेम्ब्रेन्स। तो जब ये दो मेम्ब्रेन हैं, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ एसोसिएटेड है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ? किसके साथ एसोसिएटेड है, इनर के साथ या आउटर के साथ? रिपीट करेंगे? मैम मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नहीं, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखिए, ये जो बाहर जो आप ड्राइंग बनाते थे बचपन में, तो इसको किसके साथ लगा हुआ बनाते थे, अंदर वाले के साथ चिपका हुआ या बाहर वाले के साथ? आप समझे मैम क्वेश्चन? समझ गए ना, आउटर के साथ। ठीक है, तो अब मैं ऐसे स्टार्ट करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, धड़ाधड़ मैं 10-20 पॉइंट लिख दूं आपको, आपको समझ एक भी नहीं आए। उससे अच्छा तरीका ये है कि आप खुद सीखिए और आपको समझना है कि कैसे आप उसके पॉइंट्स जो है वो कवर कर सकते हैं, क्योंकि सेल चैप्टर में जो सारी की सारी पोजिशनिंग है उसको याद होना बहुत जरूरी है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपने ये सीखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या हम लिख सकते हैं? याद हो गया सबको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे ये देखिए जो न्यूक्लियर इन्वेलप है और न्यूक्लियस जो है, तो ये इनर है और ये आउटर है। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो पूरा जो नेटवर्किंग आपको यहाँ पे शो हो रहा है, एक्चुअली रेटिकुलम रेटिकुलेट मतलब ही नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे जो आपको इतने सारे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स की नेटवर्किंग दिख रही है, these all parts are associated with outer nuclear membrane। ठीक है, पहला पॉइंट आपने याद कर लिया सारे बच्चों ने, क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स में होगा या नहीं होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ ठीक है, वेरी गुड भाई। जब उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का नामो निशान है ही नहीं, पहला डिफरेंस तो आप यही कर रहे थे। जब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस जब बच्चा सीखता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट एब्सेंट और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट एब्सेंट, यही तो लिखता है बच्चा। ये यूकैरियोट्स में होगा और प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि एक और पॉइंट यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट पॉइंट क्या बन जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी ओनली ऑब्जर्व्ड इन यूकैरियोट्स बट नॉट इन प्रोकैरियोट्स। सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी ऑर्गेनल अवेलेबल था ही नहीं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, अब एक चीज समझेंगे बहुत ध्यान से, जो कि इस डायग्राम से, ये राइट वाले से तो नहीं, लेफ्ट वाले से ही आपको समझ आएगा। देखिए, अगर इस डायग्राम को थोड़ा और जूम करें तब आपको समझ आएगा। देखिए, अब जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, अच्छा ये जो अभी मैं ये रेड यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट बना रही हूँ, इसके अंदर किसका साइटोप्लाज्म भरा है? ईआर का है। ईआर मतलब अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं, ये ईआर का है इसमें या सेल का साइटोप्लाज्म है? क्या है इसके अंदर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का साइटोप्लाज्म है या सेल का साइटोप्लाज्म है? मैम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि अंदर का। ठीक है, वेरी गुड। सबको दिख रहा है ना? ऐसा तो नहीं मैं जबरदस्ती बोल रही हूँ रटो, है सबको? मैम इट्स क्लियर। हाँ, दूसरी बात, अब मैंने इसका बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग कलर ग्रीन लिया है। अब एक चीज समझेंगे ध्यान से, जब ये अपना रेटिकुलर स्ट्रक्चर बना रहा है तो यहाँ पे ये बाहर 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 के साइड में ऐसा तो नहीं कि वैक्यूम हो जाएगा, साइटोप्लाज्म तो होगा, लेकिन वो किसका साइटोप्लाज्म होगा? वो सेल का होगा या ईआर का होगा? मैम सेल। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाया, क्या? नेटवर्किंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेटवर्किंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस। सेल के अंदर की जितनी भी चीजें हैं, इंट्रा मतलब अंदर होता है, आई एम नॉट यूजिंग द टर्म इंटर, इंट्रा बोल रही हूं मैं। ठीक है,
तो बोलने का ये मतलब हुआ कि नेटवर्किंग ऑफ दीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। कौन कौन से? अब जहां पे मैंने ये रेड डॉट बना के आपको समझाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का, दैट इज नोन एज ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। ल्यूमिनल मतलब, ल्यूमेन मतलब समझते जैसे पाइप वगैरह आप देख रहे हैं, होलो स्पेस है, उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है उसको हम कहते हैं ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म, और जो इसके बाहर है, जो मैंने यहाँ पे आपको ग्रीन कलर से समझाया था, दैट इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। क्रिस्टल क्लियर है? बिल्कुल, देखिए तो समझ आया, रेड आ गया ये वापस यहाँ पे, एक मिनट, ये रहा ग्रीन कलर। हाँ, ये जो मैंने बाहर वाला बनाया था ग्रीन कलर से, तो ये क्या होगा? ये ल्यूमिनल होगा या एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होगा? क्या होगा? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होगा। क्या होगा ये? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होगा। बोलने का ये मतलब हुआ कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये ल्यूमेन है। किसी भी चीज, अब जैसे आगे जाके क्लोरोप्लास्ट के अंदर में थैलाकोइड सिखाऊंगी आपको ऐसे। अब थैलाकोइड के अंदर का जो, तो बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड। जो अंदर का स्पेस होता है उसको ल्यूमेन कहते हैं, ऐसे भी याद रखिए ना, जो अंदर का स्पेस होता है उसको ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। तो ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होगा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। दूसरा क्या बच गया? तो दूसरा हो गया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। याद हुआ सबको ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल? याद हो गया? Yes, ma'am. चलिए अब एक और चीज, पहले आपने Yes, क्या ma'am. सीखा? हाँ, पहले आपने सीखा ये सिर्फ यूकेरियोट्स में होगा। सेकेंड पॉइंट आपने क्या सीखा कि ये जो नेटवर्किंग है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होगा। नेक्स्ट आपने क्या सीखा कि ये जो नेटवर्किंग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये पूरे इंट्रासेलुलर स्पेस को टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करने का, बांटने का, सेग्रीगेट करने का काम करता है। जो अंदर होगा इनसाइड द ल्यूमेन, दैट इज द ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म, एंड आउटसाइड द ल्यूमेन ऑफ these reticular structures are known as एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। बस इतनी सी बात है। फिर जो बचपन से पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं भाई, जिसके बाहर ना ये राइबोसोम अटैच्ड होंगे ना, दैट आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज इट पोजेस रफ अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोप। और जिसके साथ ये एसोसिएटेड नहीं है तो ये कहलाएगा, ये वाला क्या हो गया, यहाँ पे ये स्मूथ है, ये सारे क्या है, ये स्मूथ है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा ये लिपिड बनाएगा। अच्छा, पहले सिर्फ ये याद रखेंगे, राइबोसोम अटैच हुआ तो रफ, राइबोसोम एब्सेंट हुआ तो स्मूथ। बोलने का ये मतलब हुआ कि अगर कोई आपसे पूछे मेंशन द टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, तो राइबोसोम प्रेजेंट हुआ तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एब्सेंट हुआ तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आएगा दोनों का फंक्शन। फंक्शन की अगर हम बात करें तो अगर राइबोसोम प्रेजेंट हुआ तो प्रोटीन बनाएगा, अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो लिपिड बनाएगा। तो क्या बनाएगा ये? लिपिड बनाएगा, ठीक है। तो ये इसका ना मेन फंक्शन है। और एनिमल सेल्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, स्टेरॉइडल हार्मोन्स बनाने का काम करता है। वैसे हार्मोन जिनका नेचर जो स्टिकी नेचर होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो, सेक्स हार्मोन्स वगैरह कैसे होते हैं, स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं, ठीक है। तो वो कौन बनाने का काम करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने का काम करेगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक, अभी तक मैंने लिखा नहीं है एक भी लाइन, आपकी एनसीईआरटी बुक में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पैरा है उसको पढ़ के देख लीजिए, एक एक अक्षर जो है ना उसका, वो क्रिस्टल क्लियर कर दिया मैंने आपको। मैं समराइज्ड फॉर्म में थोड़ा सा बस नाम मात्र का लिख देती हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली चीज जो आपने इसमें सीखी, तब तक रीड कर लीजिए जब तक मैं एक लाइन लिख रही हूँ यहाँ पे। पहला पॉइंट आपने सीखा है प्रेजेंट इन यूकेरियोट्स। तो ये तो क्रिस्टल क्लियर है क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सिर्फ इसी में ही प्रेजेंट होंगे। दूसरी बात, आर एसोसिएटेड विद, क्या लिखूं मैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इनर? विद क्या लिखूं मैं, आउटर या इनर? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
फिर एक और चीज है जिसको मैं बच्चों को कहती हूँ ना, ऐसे शॉर्टकट में लिख लो। मेरी वॉइस जा भी रही है, नहीं जा रही है? जा रही है, यस मैम। क्योंकि मुझे, हाँ, मुझे तो किसी की आवाज नहीं आ रही। चलिए, तो शॉर्टकट में ज्यादा स्टेटमेंट बनाने का क्या फायदा, स्टेटमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास। मैंने बोला ऐसे करेंगे, ये जो मैंने आपको सिखाया है, इंट्रासेलुलर स्पेस जो है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। एक को आपने बोला ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म, और एक को आपने बोला एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। इसी में एक्स्ट्रा लगा देती हूँ मैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। और जहां पे आपने ल्यूमिनल लिखा है उसके नीचे यहां मेंशन कर लेंगे क्या लिखूं मैं, इनसाइड द ईआर या आउटसाइड द ईआर, क्या होगा ये? इनसाइड, मैम इनसाइड। हाँ, इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां बस आउटसाइड कर देंगे, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ कर देंगे इनसाइड है ना, इसको आउटसाइड बना दीजिए, आउटसाइड द ईआर। विद इन ब्रैकेट डाल देती हूँ मैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब हो गया ठीक। चलिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर हमने क्या करा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमने इसको और 2 टाइप्स में डिवाइड करने का काम किया, रफ और स्मूथ। इसको भी नाम काम जो है सब इसी में एक ही पेज में क्लियर कर देंगे, देखिए 5 मिनट के अंदर। ये रहा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक को कर दीजिए यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक को कर देंगे बस स्मूथ की जगह पे रफ कर देंगे। और यहाँ कर दीजिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस रफ 2 टाइप्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। ये हो गया। अब ये और ये, अब जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें क्या लिखूं, राइबोसोम्स आर एब्सेंट और प्रेजेंट?
मैम एब्सेंट। ठीक है, वेरी गुड। राइबोसोम्स आर एब्सेंट। फंक्शन एक साथ दोनों को लिखवाऊंगी। अब इसको कॉपी करती हूँ। एब्सेंट को प्रेजेंट बना देती हूँ, बस हो गया ये। प्रेजेंट, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। अब एक बात बताएंगे, इसमें से लिपिड कौन बनाएगा, प्रोटीन कौन बनाएगा? अगर स्मूथ है, इस पे राइबोसोम का नामो निशान नहीं है, तो क्या बनाएगा ये? मैम लिपिड। ठीक है, वेरी गुड। सिंथेसाइजेस लिपिड। मैम हाँ, और फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लिपिड को, प्रोटीन बना देना यहाँ पे, सिंथेसाइजेस प्रोटीन। हो गया, बस ये था आपका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स हैं, स्मूथ और रफ। अगर रफ है तो उसके ऊपर राइबोसोम होगा, ये रहा राइबोसोम। और अगर स्मूथ है, राइबोसोम नहीं होगा। अगर स्मूथ है तो लिपिड बनाएगा, अगर रफ है तो क्या बनाएगा, ये प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, चलो। मैंने तो आपको 5 मिनट बोला था, लेकिन मैंने 2 ही मिनट में लिख दिया इसको। 2 ही मिनट में हो गया। ये डिजिटल क्लासेस है ना, उसका पूरा यूज कर रही हूँ मैं। नहीं, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। डन मैम। एक ना, हाँ, एक छोटा सा लाइन है जो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, नोट करके लिख सकते हैं आप लोग। कभी अगर फ्यूचर में इनके हिसाब से पूछ लिया गया कि स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो हैं वो कौन सा ऑर्गेनल सिंथेसाइज करेगा, बस उसके लिए। ठीक है, नोट करके आप लिखेंगे यहाँ पे, इन एनिमल्स ये एनिमल सेल्स कर दीजिए। लिपिड लाइक, कंप्लीटली लिपिड नहीं बोल रहे हैं हम लोग इसको, लिपिड लाइक बोल रहे हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर synthesized in SER। बस हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास करने बैठते हैं ना, तो जैसे आप उधर से अनम्यूट करते हैं ना, तो बहुत एक्स्ट्रा नॉइज आता है। ठीक है, तो अगर आप जो क्लास करते हैं ना, तो करते वक्त कोई सा भी किसी भी तरह का, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वो वायरलेस हो, कैसा भी, अगर आप ईयरफोन यूज करेंगे ना, तो जो एक्स्ट्रा नॉइज आपके आजू बाजू में आता है ना, तो वो नहीं आएगा। तो फिर जब मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो आप उधर से फटाफट आंसर भी कर सकते हैं। ऐसे मैं बार बार पूछती हूँ, तो मेरे ख्याल से मे भी उस वजह से आप नहीं अनम्यूट करना चाहते हो। तो थोड़ा सा ना, बच्चे जब उधर से रिप्लाई करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है पढ़ाने में, कि चलो बच्चे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। ऐसे लगता है बस दीवार दीवार को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे इस चीज का, क्योंकि अभी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने पढ़ाया है, मैं उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ, तो फटाफट आंसर करेंगे। चलिए, कहाँ से मैंने शुरू करी थी आज की क्लास, वहीं से पूछती हूँ। मैंने आपको, हाँ, यहाँ से आज तो बहुत सारा कवर कर लिया हमने आज की क्लास में, पूरा ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया। आपको यहाँ पे 3 टाइप का ट्रांसपोर्टेशन दिख रहा है, उसमें से एटीपी का यूज कहाँ होगा, कौन से ट्रांसपोर्ट में? मैम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वेरी गुड। जिसको किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसपोर्ट सैचुरेट नहीं चाहिए, हायर लोअर कुछ भी उसको मतलब नहीं है, वो कौन सा होगा? मैम सिंपल डिफ्यूजन। वेरी गुड। और जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उसका वन एंड ओनली क्लासिक एग्जांपल क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप, आपके नर्वस सिस्टम का सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं? मैम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। ठीक है, वेरी गुड। इनका काम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है, जिसकी वजह से हम लोग इनको ऐसा नाम यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें जो
इस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोलेंगे, जो इसके अंदर होगा? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगा क्या बोलेंगे उसको? ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। एक मिनट, मैम ल्यूमिनल। यहाँ पे ना दोनों केसेस में मैंने कॉपी करा था ना, तो यहाँ पे ए आ गया है गलती से, इसको मैं डिलीट करती हूँ। ठीक है, एक मिनट, साइटोप्लाज्मा हो गया, इसको मैं करेक्शन करती हूँ। चलिए, आपने लिया होगा पहले वाला स्क्रीनशॉट, उसको रहने दीजिएगा, इसको फिर से वापस से ले लीजिए, इसमें ए लग गया था पीछे। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगर आउटसाइड द ईआर है तब क्या नाम होगा उसका? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। हाँ ठीक है। देन ऐसी मतलब किस पे राइबोसोम नहीं होगा? मैम स्मूथ स्मूथ पे नहीं होगा, रफ पे होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करेगा? प्रोटीन। Ma'am, proteins. और स्मूथ? Lipids. मैम लिपिड। चलिए, याद करा दिया मैंने, सबको याद हो गया। चलिए मेरे साथ साथ असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखेंगे। Which organelle is associated with outer nuclear membrane? आंसर आपको पता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। आप अपना फुल फॉर्म लिखते रहिएगा। नेक्स्ट, लिख जरूर लेंगे, ये नहीं कि यार लिख के आ जाएंगे एग्जाम में। तो अभी हम लोग शॉर्टकट में काम चला रहे हैं। Which organelle is known as suicidal bag of the cell? क्योंकि ये एंडोमेम्ब्रेन के अपार्ट, हाँ, lysosomes। चलिए हो गए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आगे बढ़ रही हूँ मैं। मैम डन। Mention the term for cytoplasm present inside the ER. Luminal cytoplasm, next, mention the components of endomembrane system. आंसर आपको पता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैम डन। नेक्स्ट, which ER
emphasizes lipid, smooth endoplasmic reticulum. Next, name the organelle that divides cytoplasm of cell into luminal cytoplasm and extra luminal cytoplasm. एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। Yes, ma'am. Done. What is the nature of steroidal hormones? नेचर मतलब किसका बना हुआ है, लिपिड्स लिखेंगे इसमें। अब जैसे क्यों पूछा जा रहा है, कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है मैम इसमें लिखने वाली कौन सी बात है, ये बात है लिखने वाली। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द नेचर ऑफ इंसुलिन हार्मोन, तब क्या आंसर होगा? इंसुलिन का क्या नेचर होता है? मैम क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। इंसुलिन किसका बना होता है? नाम तो सुना होगा इंसुलिन हार्मोन का। इंसुलिन प्रोटीनेशियस नेचर में प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इंसुलिन किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। आगे पढ़ेंगे आप लोग। Which type of transportation across cell membrane requires ATP? Active transport. Next question. Give an example of active transport. For Na plus K plus pump मतलब सोडियम पोटेशियम पंप for regulation of nervous system. इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। Ma'am. Done. Mention the appropriate term for following
description. Smallest organelle of cell. क्या होगा? राइबोसोम. मैम राइबोसोम. Powerhouse of the cell. Mitochondria. ER that synthesizes lipid. Smooth endoplasmic reticulum. फिर ER that synthesizes protein. SER की S को हटा के R कर दिया हमने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Cytoplasm outside the ER. Extraluminal cytoplasm. चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे. आज की क्लास में क्लियर है सब कुछ? यस मैम. नो प्रॉब्लम. लीव करूं मैं? यस मैम. यस मैम.